हमने पतंजलि का ये कार्य शुरू किया, 50 करोड़ रुपए का हमने पहला कर्ज लिया। फिर हमने 3 सालों के अंदर 500 करोड़ का कर्ज लिया। कितना? थोड़ा इन्वॉल्व हो जाइए मेरे साथ। कितना? 500 करोड़ का हमने कर्ज लिया। उससे हमने 5000 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। ये तो पिछले साल की बात है। अभी नोटबंदी से चुनौतियां ज्यादा हैं, फिर भी हाँ, इस साल हमारा लक्ष्य है करीब 10,000 करोड़ रुपए का, और आने वाले 5 साल का लक्ष्य है हमारा 1 लाख करोड़ रुपए का। शुरुआत कितने से की हमने? 500 करोड़ रुपए से। तो 500 करोड़ रुपए से आप 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर कर सकते हो। इतना बड़ा आप एक आर्थिक साम्राज्य जनरेट कर सकते हो। और उसके भी पीछे सोच वह नहीं है। ये उपभोक्तावाद, ये हमारी संस्कृति नहीं है, और ये इस दुनिया के लिए शुभ नहीं है। खाली बातें होती हैं पूरी दुनिया के मंचों से, आखिर उसको जमीन पर उतारना पड़ेगा। बिना किसी का नुकसान किए, बिना किसी की हानि किए इस देश को आगे लेकर के जाना है। उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। अब ये अलग बात है, अब कुछ लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर का अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ सुबह सुबह पोस्ट कर देते हैं, अब बाबा बियर भी आने वाली है, अब बाबा वाइन भी आने वाली है। अरे भैया ये विकास नहीं है। आप चीजों को समग्र रूप से सोचो। अब पूरी दुनिया सोच रही है। दुनिया में ये बोला गया पहले कि इससे रेवेन्यू आता है, जितना इससे रेवेन्यू आता है उससे ज़्यादा इनसे होने वाली जो बीमारियां, टीबी, कैंसर आदि, उसमें रेवेन्यू जाता है। इसलिए ये विनाशकारी विकास है। इसलिए ये बिजनेस करना तो बहुत दूर की बात रही। जो तंबाकू और शराब का कारोबार करते हैं, मैं उनसे 1 रुपए का दान तक भी स्वीकार नहीं करता। आपकी सोच होनी चाहिए कि मेरी सोच क्या है। अब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम कभी कभी जो है इस्लाम को भी क्रिटिसाइज करते हैं। हर मजहब में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो बहुत ही घिनौने काम करते हैं। कौन से मजहब में नहीं है? लेकिन एक बात तो सोचो, हर एक मुसलमान शराब का विरोध करता है। मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आपको शराब की कोई फैक्ट्री नहीं मिलेगी। इतनी बात तो सीख लो। जब सारे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, किसी भी मुस्लिम देश के अंदर एक भी शराब की फैक्ट्री नहीं है, तो क्या यह सत्य हिंदुस्तान का नहीं हो सकता? यहां भी हो सकता है। एंटरटेन करने के लिए क्या शराब पीने की जरूरत है? एंटरटेन करने के लिए क्या नशा करने की जरूरत है? एंटरटेन करने के लिए क्या नंगा नाचने की जरूरत है? अरे एंटरटेन करो तो हमारी तरह से भी कर सकते हो। अरे एंटरटेन करने का तो तरीका आपको नहीं याद करना है। अरे खुशी पाने के लिए कोई बेहोशी की जरूरत है? अरे होश में रहोगे तब तो खुशी का एक्सपीरियंस करोगे। ड्रग लगा लिया और बावड़े बावड़े को पागल चढ़ा लिया, जिसमें दिमाग ही खत्म हो गया, फिर तेरा बचा क्या अंदर? मैं आगे आपसे बात करता हूं। पूंजी, टेक्नोलॉजी, फिर कहते हैं प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाते। रोजगार बढ़ाते हैं, कोई रोजगार नहीं बढ़ाते। इतने ज्यादा वो संगठित रूप से काम करते हैं। गांधी जी कहते थे, हिंदुस्तान में केवल यांत्रिक विकास की बात करना यह अन्याय है। करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया इन्होंने। मोचियों से लेकर के, कुम्हारों से लेकर के और चर्मकारों से लेकर के, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे थे, लोहारों से लेकर के, करोड़ों लोगों को के हाथों से काम छीन लिया। अब उनके हाथों में हथियार आ गए। कोई नक्सलवादी बन गया, कोई आतंकवादी बन गया। ठीक कहा हमारे भाई सुभाष जी ने कि मैं गांधी जी को भी पढ़ता हूं, मार्क्स को भी पढ़ता हूं। मैं मार्क्स के बहुत से विचारों से, लेनिन के बहुत से विचारों से सहमत हूं, लेकिन मैं लेनिनवादी नहीं हूं, मैं मार्क्सवादी नहीं हूं। लेकिन उन्होंने बहुत से विचार जो दिए पूंजी के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में, समृद्धि के संदर्भ में, वो प्रासंगिक थे। हमें सोचना होगा कि हम कहां खड़े हैं, किस धरातल पर खड़े हैं। बातें हम बड़ी बड़ी करने लगते हैं कि जो है विदेशी कंपनियां रोजगार बढ़ाती हैं। अरे काहे का रोजगार बढ़ाती हैं? हमने अभी तक 1 लाख लोगों को सीधे और 1 करोड़ लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार दिया, जबकि
हम कोई आईआईएम में नहीं पढ़े, आईआईटी में नहीं पढ़े, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज के अंदर नहीं पढ़ कर के आए, स्टैनफोर्ड के अंदर नहीं पढ़ कर के आए। तुम्हारे सामने मैं एक गांव का अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गुरुकुल में पढ़ा हुआ एक स्वामी रामदेव, एक फकीर बोल रहा हूं। और आने वाले 2, 4, 5, 10 सालों में स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आईआईटी, आईआईएम में स्वामी रामदेव और पतंजलि के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये उनकी मजबूरी होगी। लोग कोसते रहते हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अरे इतने अपॉर्चुनिस्ट क्यों बनते हो? अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बाबा लोगों को लोग ये समझते थे, अरे बोले बाबा बन गया, अब बोले ये किसी के काम का नहीं। स्वामी रामदेव को जब देखते हैं बोले बाबा बन गया, ये सबके काम का है। पहले बाबा लोग कोई आए तो, क्योंकि बाबा लोग परोपकार की कुछ काम करते हैं, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई गौशाला, कोई धर्मशाला चलाते हैं, तो सेठ आया तो सोचते कि कितना दान दे करके जाएगा। हमने अमीरों की जेबों पर निगाहें नहीं रखी, हमने जिसकी ओर निगाहें की वो अमीर हो गया। करके दिखाओ। तुम सुनते हो इन बातों को कि हमें जॉब सीकर नहीं बनना, हमें जॉब क्रिएटर बनना है। अरे करके दिखाओ ना। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, अपना उदाहरण मैं बार बार इसलिए नहीं दे रहा हूं कि कोई मैं इस धरती पर कोई विशेष आत्मा हूं। मैं भी आपकी तरह ही हूं। मेरे अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, मेरे अंदर भी एक सोल है, एक सुपर सोल है। वी आर इक्वल। मैं मानता हूं वननेस की फिलॉसफी को, मैं मानता हूं कोएग्जिस्टेंस की फिलॉसफी को, और मैं मानता हूं ब्रदरहुड की फिलॉसफी को, मैं मानता हूं हैप्पीनेस को, मैं मानता हूं हार्मनी को। यही सिद्धांत है मेरे। मैं सन्यासी हूं, लेकिन साइंटिफिक सन्यासी हूं। मैं काले भाठे पर तेल नहीं चढ़ाता। समझिए क्या बोला? काला भाठा समझते हो? शनि के ऊपर तेल चढ़ा रहे, शनि जी हमारा कल्याण कर देंगे। अरे तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ता है, पाकिस्तान वालों पर क्यों नहीं चढ़ता है? ये चीन वालों पर क्यों नहीं चढ़ता? ये इराक ईरान पर क्यों नहीं चढ़ता? अरे यदि शनि होता है तो चढ़ा दो इसको अमेरिका पर। शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत सब तुम पर ही चढ़ते हैं। यदि भूत प्रेत होते हैं तो लगा दो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर, हटाया बीएसएफ को वहां से। वेद में मंत्र आता है, दिवम आरोहम। इस धरती पर नहीं, तुम द्युलोक में चढ़ जाओ। तुम्हारे ऊपर शनि कैसे चढ़ जाएगा? धरती से लाखों किलोमीटर दूर। पढ़ते हो कुछ? लाखों किलोमीटर दूर शनि, धरती से कई गुना बड़ा, तेरे ऊपर चढ़ेगा, तेरी चटनी निकल जाएगी। शनि चढ़ा पड़ा है इसके ऊपर। पढ़ते हैं साइंस और बात करते हैं नॉन साइंटिफिक। ये जवान आजकल के डॉक्टर, साइंटिस्ट, मैं इसलिए इस बात को कहता हूं, तुम हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हो, किसी ढोंग में मत फंसना, किसी पाखंड में मत फंसना, किसी बाबा के बहकावे में भी मत आना। बहुत से बाबा बहकावा करते रहते, बोले कृपा हो जाएगी, बोले महाराज नंबर कम आए, बोले ऐसा करना, वो समोसा खा लेना, बोले महाराज समोसा तो खाया था, कृपा नहीं हुई, बोले कैसे खाया था, बोले हरी चटनी के साथ खाया, तो बोले इस बार लाल चटनी के साथ खा लेना। बहुतों ने कृपा का कारोबार कर रखा। भाई देखो, मैंने कहा जो भी सोचो भाई, यदि शनि, राहु, केतु, भूत, प्रेत चढ़ते हैं तो सब पर चढ़ने चाहिए। जो भी तुम्हारे सामने बात आए, क्या वो साइंटिफिक है, क्या वो यूनिवर्सल है, यदि सब जगह शनि, केतु, राहु चढ़ते हैं, भूत प्रेत चढ़ते हैं, तो मान लेना। मैं अभी नेपाल में गया, अभी मैं अफ्रीकन कंट्रीज में जाने वाला हूं, बांग्लादेश में भी जाने वाला हूं, और हो सकता है कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान भी जाने वाला हूं। लेकिन मैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से और अफ्रीका से प्रॉफिट कमा के हिंदुस्तान नहीं लेकर के आऊंगा। वहां जो कमाएंगे वहीं की गरीबों की सेवा में लगाएंगे। मेरा सिद्धांत यह नहीं है कि सारी धरती से कमाओ और अपने घर के खजाने भर के
मौज उड़ाओ। ये मेरी फिलोसफी नहीं है। मेरी फिलोसफी है, और ये एक साइंटिफिक सोच है, यूनिवर्सल सोच है, ये सेक्युलर सोच है। क्या कि भाई जहां से कमाओ वहां की सेवा में लगाओ। बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी आप बाबा बने तो फिर आप सुबह से शाम तक इतना काम क्यों करते हो? मैंने कहा इसलिए तो करते हैं, बाबा बने। तुमने एक घर बसा लिया, अपनी पत्नी की खुशियों के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं आसमान सितारे तोड़ के ला सकता हूं। अपनी पत्नी की खुशियों के लिए कोई तोड़ के नहीं लाया, झूठ बोलते रहते हो। तुम अपने घर के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए जब सब कुछ कर सकते हो, तो मैं हिंदुस्तान के लिए, 125 करोड़ के हिंदुस्तान के लिए और 700 करोड़ की दुनिया के लिए सब कुछ करूंगा। यह है सन्यास। मेरा कैसे विरोध होगा बताओ बांग्लादेश में? जब मैं वहां से एक चवन्नी लेकर के नहीं आऊंगा, कुछ लगा ही दूंगा थोड़ा बहुत। जो अपना साइंस, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस है वो तो लेके ही जाऊंगा। कुछ लगाते भी गरीब देशों की, गरीब मुल्कों की मदद करनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में कोई बात आती है तो बड़े बड़े इधर उधर के शेर व शायरी करके तालियां बजवाते हैं। मैं कहता हूं पाकिस्तान की गरीबी दूर कर दीजिए, वो मुल्क कभी भी हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं हो सकता। गरीब मुल्कों को लड़ाया जाता है, उसकी गरीबी का फायदा उठाया जाता है। इलिटरेसी एंड पॉवर्टी ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। जिस समाज से, जिस देश से लिटरेसी और पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, वो देश कभी युद्ध पसंद नहीं करेगा, वो योग पसंद करेगा। समस्या ये नहीं है। तो भैया जब मैं किसी भी गरीब मुल्क से प्रॉफिट लेके नहीं आऊंगा तो मेरा विरोध कौन करेगा? और जो अमीर देश हैं उनके यहां से लाने में समस्या ही नहीं है। और वैसे भी कुछ देश तो हमारे यहां से लाखों करोड़ की दौलत लूट के लेके गए हैं, कुछ तो हिसाब किताब करना ही चाहिए उनका। ये जो किसी भी बारे में आप जब सोचते हैं तो आपको एक बड़े पैमाने पर सोचना चाहिए। बिजनेस क्या है, विकास क्या है। आई एम ए वर्ल्ड सिटीजन, तो मैंने कुछ बातें पॉलिटिक्स के बारे में रखी, कुछ बातें मैंने आपको देसी विदेशी के बारे में रखी, और एक सबसे बड़ी बात, जो कुछ आदमी करता है, थॉट्स, इमोशन एंड एक्शंस। जो कुछ आप करते हैं अपने थॉट्स से करते हैं। अपने थॉट्स भी क्लियरिटी होनी चाहिए और उसमें व्यापकता, समग्रता होनी चाहिए, उसमें इंक्लूसिवनेस, समग्रता ये होनी चाहिए। तो मैं अपनी बात इस संकल्प के साथ पूरा करता हुआ कि ये आप सोचते हो ना कि ये मंच पर बैठे हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं इन सबको सलाम करता हूं। एक बार सबका जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। ये जितने मंच पर बैठे हैं ये सब महापुरुष हैं। आदरणीय वैदिक जी बैठे हैं, हमारे तिब्बत के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। ये अलग बात है कि जो है साम्राज्यवाद के चपेटे में ऐसे आए कि अपने घर से उनको बेघर कर दिया गया। ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये भी एक बहुत सामंतवादी सोच, बहुत खतरनाक सोच है। कितने महापुरुष यहाँ पर बैठे हैं, इन सबको सैल्यूट कीजिए। लेकिन सैल्यूट इसलिए मत कीजिए कि ये बहुत महान है, सैल्यूट इसलिए कीजिए कि ये आपकी तरह से ही जमीन से उठ करके यहाँ तक पहुँचे। ये कराड़ जी के पास में जो विश्वनाथ कराड़ साहब हैं साहब, इनके पास कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, कोई पुश्तैनी, इन्होंने पुरुषार्थ से खड़ा किया। ये अलग बात है कि राहुल को थोड़ा कम पुरुषार्थ करना पड़ा है, लेकिन ये जो है हिसाब किताब इसलिए पूरा कर रहा है कि इतना पुरुषार्थ करना चाहता है कि जो पिता ने खड़ा किया उस साम्राज्य को 100 सैकड़ों गुना बड़ा करना चाहता है। जोरदार अभिनंदन। थैंक यू स्वामी जी। एंड अब हम सवाल लेंगे बच्चों से। छोटा सवाल छोटा जवाब। स्वामी जी मुझे बहुत सारे सवाल लेने हैं। जरूर जरूर। पहला सवाल आ रहा है हमारी तरफ पोडियम क्रमांक 1 से। विशाल सवाल पूछेंगे जो कि यवतमाल से आते हैं। हमने अभी देखा आपने ओलंपिक मेडलिस्ट को अखाड़े में हरा दिया। मैं आपका पतंजलि नहीं बोलूँगा, हमारे भारत का पतंजलि विदेशी कंपनियों को हरा पाएगा। अभी एमएनसीज की यूनिलीवर की ग्रोथ 1.5% की है। पीएनजी और तमाम नेस्ले आदि वो 1.5-2% पे सिमटी हुई हैं। कोलगेट डी ग्रोथ होना शुरू हो गया है। आने वाले 2-3 सालों में नेस्ले का पंछी उड़ जाएगा। कोलगेट का भी गेट बंद हो जाएगा और
कोका कोला थोथा खोला हो जाएगा। थैंक यू स्वामी जी। अभी और सवाल मुझे लेने हैं। अगला सवाल हमारी तरफ आएगा पोडियम क्रमांक 2 से धनंजय, जो अमरावती से आते हैं। धनंजय। सर मेरा सवाल है कि जो पतंजलि का प्रॉफिट है वो सही में सोशल वर्क के लिए यूज होता है क्या? पतंजलि के प्रॉफिट के लिए मैंने कहा ना, एक 100% ट्रांसपेरेंट गाइडलाइन है। पतंजलि का 1% भी प्रॉफिट मेरे लिए नहीं है, आचार्य बालकृष्ण जी नहीं है। कोई भी कंपनी का एक पॉलिसी होता है, उसका कोई स्ट्रेटेजी होता है, उसका कोई प्रिंसिपल होता है। तो पतंजलि का प्रिंसिपल ये है कि मुझे 1 रुपया नहीं लेना, आचार्य बालकृष्ण जी को नहीं लेना, बाकी कोई इसमें बिजनेसमैन कोई शेयर होल्डर है नहीं। तो हमने एक तय कर लिया कि जो भी पतंजलि का प्रॉफिट आएगा उसमें रिसर्च में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इन्हीं सेक्टर में खर्च होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ये मार्केटिंग एजेंडा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई जो है कोई झूठ फरेब नहीं है। पतंजलि का आज तक भी जो कुछ मिला वो सब सेवा के लिए। ये कंपनी हमने फॉर्मेट की क्योंकि बड़ा काम इस तरह का करने के लिए कंपनी की ज़रूरत थी, लेकिन उस कंपनी का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए ही है। ये पहले भी सत्य था, आज भी है और कल भी रहेगा। थैंक यू स्वामी जी। क्विकली विल टेक थर्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द पोडियम नंबर 3, मिस्टर अमेय फ्रॉम सांगली। क्या पतंजलि भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस रिक्रूटमेंट शुरू करेगा? ये प्रोसेस अभी जल्दी शुरू करेंगे और आपकी जानकारी के लिए अभी भी हमने 22 और 23 तारीख को जो सेल्स एंड मार्केटिंग में जिन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, ऐसे 10,000 नए युवाओं को पतंजलि की तरफ से हम 2 दिन के अंदर नौकरी देंगे। वाह, थैंक यू और स्वामी ये जी। सिलसिला आगे चलता रहेगा और सीधे हम कॉलेजेस में भी आएंगे। थैंक यू स्वामी जी। एक आखिरी सवाल लूंगा पोडियम क्रमांक 2 से। अमन वर्मा आते हैं छत्तीसगढ़ से। जय जोहार स्वामी जी। जी, मेरा सवाल है, पतंजलि भारतीय संस्कृति को बाहर फैलाने के लिए क्या कर रही है? बाहर फैलाने के लिए एक तो योग का काम हो रहा है, जिसमें किसी भी तरह की कोई सीमाएं है ही नहीं। हमारे पूरी दुनिया में हज़ारों वॉलंटियर्स हैं और उसमें योग है, अध्यात्म है, नैतिक मूल्य हैं और आने वाले भविष्य में भी हमारी बहुत बड़ी योजनाएं हैं। आने वाले 5-10 सालों में आप देखेंगे कि चारों तरफ भारतीयता का अर्थात योग और आध्यात्मिकता का, हमारा कोई मजहबी एजेंडा नहीं है, योग और आध्यात्मिकता का झंडा आने वाले 5, 10, 20 सालों में ऐसे पूरी दुनिया में लहराएगा कि सारी दुनिया उसके आगोश में समा जाएगी। थैंक यू जी, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरे साथ एक बार हाथ उठा करके, आप तो पूरे ही खड़े हो गए हैं, चलिए बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे। और ये जो पुण्य प्रयास किया है भाई राहुल जी ने, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए, इतना जोर से कि लगे कि ये 7वीं छात्र संसद अब एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच गई है। और आप राजनीति से लेकर के, कॉर्पोरेट से लेकर के, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब जगह आप इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं। और उसके लिए आपके अंदर जो जोश जुनून पैदा किया है भाई राहुल जी ने, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम यहाँ स्वागत अभिनंदन करेंगे भारतीय छात्र संसद के मंच से। माननीय शिव खेड़ा जी अपनी बात को रखेंगे आज के विषय पर। आदरणीय मंच, खासतौर पे आज के मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई गेस्ट हैं यहाँ पे तो डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी हैं, जिन्होंने इस संस्था की बुनियाद रखी है। आपके बिना आज कुछ नहीं होता, आप ही ने आप इसकी बुनियाद रखी है। बाबा रामदेव जी को मैं एक छोटा सा शेर आपके लिए पेश करता हूं, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ देखा है, उतराव चढ़ाव देखे हैं।
आपके लक्ष्य थे। अगर लक्ष्य है तो मंजिल भी है, और अगर मंजिल भी है तो रास्ते भी हैं, और अगर रास्ते हैं तो रुकावटें भी हैं, और रुकावटें हैं तो हौसले भी हैं, और अगर हौसले हैं तो जीत आपकी है साहब, जीत आपकी। और आज का मेरा विषय जो है वो है सोशल जस्टिस और टोटल इनजस्टिस। साहब भगत सिंह ने कहा था, बड़ा ही गहरा दाग है यारो गुलामी जिसका नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। देख के भारत की बर्बादी देश का बच्चा बच्चा बोला, मेरा रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती चोला। साहब ऐसा है, जो कानून तोड़ता है वो अपराधी कहलाता है। तो इसका मतलब यह है गांधी जी से बड़ा इस देश में अपराधी कोई था ही नहीं। गांधी जी ने बोला था अंग्रेजों को, आप कानून बनाइए मैं तोड़ूंगा, आप कानून बनाओ मैं तोड़ूंगा, आप कानून बनाओ मैं तोड़ूंगा, आपका हर कानून तोड़ूंगा। उन्होंने कहा था एक चीज कि देश के कानून से ऊंचा एक इंसानियत का कानून होता है, और इंसानियत के कानून की कीमत देश के कानून से कहीं ऊंची होती है। बात ऐसी है, जिस देश में एक सच्चा नागरिक अपनी सरकार से, अपनी पुलिस से और अपनी अदालतों से डरता हो, यह कौन सी आजादी है, कहां पे आजादी है। 15-20 साल पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट में 2 PIL फाइल किए थे। एक, अगर हमें देश का सुधार लाना है और अपने देश को दुनिया के नक्शे पर देखना है, तो हमें नोटा की ऑप्शन देनी चाहिए अपने नागरिक को। तो मैं एक पिटिशनर था, उस पे सुप्रीम कोर्ट को जो मेरी पिटीशन थी उसमें लिखा गया था ये, क्योंकि आज जो नोटा की आपको ऑप्शन मिली हुई है वो बेकार है साहब, इट इज ट्रूथलेस, यूजलेस। हमने रिक्वेस्ट किया था कि अगर देश का इलेक्शन सिस्टम बदल करना चाहते हो तो बदलना चाहते हो, सुधार चाहते हो और अच्छे आदमी को लाना चाहते हो तो ऐसा कीजिए। अगर 50% से ज्यादा जनता नोटा को चुनती है, 50% से ज्यादा नोटा को चुनती है, तब उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस एक इलेक्शन के लिए और एक आने वाली इलेक्शन के लिए उन सब कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए साहब। ताकि अच्छे लोग अंदर घुस सके, अंदर आ सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया ही नहीं। अब मैं उसके ऊपर एक नया PIL फाइल करने जा रहा हूं साहब। बात यह है, और दूसरा, अगर इस देश को दुनिया के नक्शे पर देखना है तो हमें आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए और जाति और धर्म नहीं होना चाहिए साहब, वरना यह देश ही नहीं रहेगा। एक तो नोटा, हमारे को अगर बदलाव लाना है तो नोटा लाना ही पड़ेगा साहब, इनको जो गद्दार है निकालना पड़ेगा इनको। दूसरा, दोबारा से एक आंदोलन फिर से खड़ा करना पड़ेगा आरक्षण के लिए। जाति और धर्म आधार नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार होना चाहिए। और तीसरा, अगर इस देश को एक करना है, जोड़ना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए। हर नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए साहब। हमारे दफ्तर में गुड मॉर्निंग नमस्ते अब नहीं होती है। हम लोग जब भी मिलते हैं हमेशा जय हिंद कह के मिलते हैं। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके दिल के अंदर नेता जी के लिए वही भावना और श्रद्धा है तो मेरे साथ आज एक शपथ ले। क्या आप लेना चाहते हैं साहब? यस नो? तो फिर खड़े हो जाइए साहब, एक बारी सब खड़े हो जाइए साहब, मेरे साथ शपथ लीजिए साहब
कि आज मैं शपथ लेता हूं कि जब भी किसी से मिलूंगा गुड मॉर्निंग नमस्ते नहीं कहूंगा, हमेशा जय हिंद कहूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।